हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे आज। चैप्टर 1 आपका क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, यानी कि रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं क्या क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो लास्ट सेशन में हमने केमिस्ट्री के बारे में कुछ पढ़ा था और फिर क्लासिफिकेशन देखी थी, उसकी एक फ्लो चार्ट से समझा था कि क्या क्या किस तरह से आप पदार्थ को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, पदार्थ क्या है? तो पदार्थ हर एक वो चीज है जिसमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, जो मास को रखती है अपने पास, या आप क्या कह सकते हो, जिसमें मास होता है। और साथ ही जो इस पूरे यूनिवर्स में स्पेस में कुछ ना कुछ स्थान को कवर कर रही है, यानी कि जिसमें आयतन भी है, हर उस वस्तु को आप पदार्थ कहेंगे जिसमें द्रव्यमान है और जिसमें आयतन होता है। ठीक है ना? तो इस तरह से ये आपकी क्या हो गई, मैटर की डेफिनेशन हो गई, पदार्थ की परिभाषा हो गई। एनीथिंग which has mass and occupies space, that means have volume, is called matter. ओके, यानी कि प्रत्येक वो चीज जिसमें आपका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसको पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आपकी बुक होगी, किताब होगी, आपकी नोटबुक हो गया, आपका बैग हो गया, चेयर, टेबल, आपके पास वाटर बॉटल है, वो वाटर बॉटल, उसके अंदर वो का वाटर, हमारे आसपास एयर है, ये सारी क्या होती हैं? आपकी सारी पदार्थ की श्रेणी में आती है। ठीक है ना? So, example है book, pencil, water, air are composed of matter, as we know that they have mass and they occupy space. ये सब पदार्थ की श्रेणी में क्यों आ रही है? क्यों? क्योंकि इनमें एक तो स्थान घेरने का जो गुण है वो देखा जा रहा है, यानी स्थान को ये घेर रही है। जैसे आप बुक को कहीं पर रख रही हो तो वो कुछ ना कुछ स्थान को वहां पर कवर कर रहे हैं। पेंसिल को रख रहे हो तो पेंसिल भी स्थान घेर रही है। अगर आप जल की बात कर रहे हो तो जल भी स्थान घेर रहा है, हवा स्थान घेर रही है। हवा किस प्रकार स्थान घेरती है? जैसे आप बैलून में एयर को ब्लो करते हैं, ठीक है, गुब्बारे में हवा को भरते हैं, तो धीरे धीरे आप क्या देखते हैं, गुब्बारे का साइज बढ़ने लगता है। यानी गुब्बारे का साइज किससे बढ़ रहा है? वो हवा जितना ज्यादा आप वहां पर ब्लो कर रहे हो वो हवा स्थान घेर रही है वहां पर। इसके कारण आपका क्या हो रहा है, जितना भी वहां पर हवा है वो स्थान को घेर रही है, यानी हवा स्थान घेरती है और उसमें द्रव्यमान भी है, इसलिए वो पदार्थ की श्रेणी में आएगा। ठीक है ना? ये हो गया। देन हमने किसकी बात की थी? हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी, यानी वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, अभी वर्गीकृत करेंगे हम पदार्थों को। तो फ्लो चार्ट में तो आपने समझ लिया था वर्गीकरण, यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि वर्गीकरण क्या है। ठीक है, सो देयर आर टू वेज ऑफ क्लासिफाई द मैटर। हम दो तरह से पदार्थ को क्लासिफाई करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना? दो तरीके से। पहला आता है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा आता है केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी रासायनिक वर्गीकरण। जब भी आप भौतिक वर्गीकरण की बात करते हैं, भौतिक वर्गीकरण में आप पदार्थ के भौतिक गुणों को देखेंगे, और रासायनिक वर्गीकरण में आप पदार्थ के अंदर के संगठन को देखेंगे, यानी उसका कंपोजिशन किस प्रकार से है, क्या क्या चीजों से मिलकर के आपका पदार्थ बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर पदार्थ का जैसे सॉलिड, गैस, लिक्विड, ये स्टेट्स बताई गई है मैटर की, तो वो किस में आएंगी? वो फिजिकल क्लासिफिकेशन में आएंगी। ओके, क्लियर है इतना? चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं।
फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी भौतिक वर्गीकरण जिसे आप कहते हैं, ठीक है। भौतिक वर्गीकरण में आप पदार्थ को पहले देखेंगे, ठीक है, इसका आकार कैसा है, इसका आयतन कैसा है। अगर मैं इसको प्रेशराइज करूंगा तो प्रेशराइज करने पर क्या हो रहा है, मैं इसमें हाथ मार रहा हूं तो हाथ मारने से क्या हो रहा है इस पदार्थ का, ठीक है। तो उन सभी गुणों के आधार पर आप क्या तीन अवस्थाओं में किसी भी जो आपके कोई भी पदार्थ होंगे उनको वर्गीकृत करेंगे, ठीक है। और वो तीन अवस्थाएं क्या होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात आप करते हैं। तो इस प्रकार से आपने सबसे पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन दी, और फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपने कहा कि जो मैटर होती है वो तीन आपको फिजिकल स्टेट में देखने को मिलेगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। इस प्रकार से तीन अवस्थाएं आपकी बन जाएंगी। सबसे पहले आप सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, तो सॉलिड स्टेट में होता क्या है, जब आप ठोस अवस्था की बात करोगे, पेन हमारा ठोस अवस्था में है, ठीक है। इस पेन में क्या, क्यों ये ठोस अवस्था हम इसको बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसका एक निश्चित आकार है, समझ रहे हैं ना। निश्चित आकार से क्या समझते हैं, यानी कि ये इसी तरह से इसी शेप को रिटेन रखता है जब तक नॉर्मल कंडीशंस रहेंगी। मैंने यहाँ पे रखा यही आकार है, दूसरे किसी बॉक्स में रखा वही यही आकार रहेगा, यानी अपने शेप को रिटेन रख रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। आयतन भी उतना ही है, यानी निश्चित है, जितना स्थान वो यहाँ पे कवर कर रहा है उतना वो दूसरी स्थान जगह पर रखने पर भी उतना ही स्थान घेर रहा है। तो यानी आयतन भी निश्चित है, और जब मैं इसमें हाथ मार रही हूँ तो मेरा हाथ आर पार नहीं जा रहा है। नहीं जाने का कारण क्या है कि जो कण है, एक तो वो बहुत पास पास है, और दूसरा उनके बीच में जो आकर्षण का बल है वो प्रबल प्रकृति का है, ओके। मैं इसको दबा रही हूँ तो ये दबाने पर दब नहीं रहा है, यानी अपना आकार परिवर्तित नहीं कर रहा है, तो इसकी संपीड्यता भी क्या होगी, नगण्य होगी, और वहीं पर ये आप क्या बोलोगे, संपीड्य नहीं है, ठीक है। दूसरा, क्योंकि आकार नहीं बदल रहा है, अपने वर्तमान जो इसका आकार है, शेप है, उसको बनाए रखने का प्रयास कर रहा है, तो इसमें रिजिडिटी भी है, यानी कि एक दृढ़ता इसमें देखने को मिल रही है, ठीक है। दूसरा, इसको कहीं पर रख रहे हैं तो इसमें तरलता जैसा गुण भी नहीं है, और बहने का गुण भी इसमें विद्यमान नहीं है, इसलिए ये पेन जो होगा ये हमारा सॉलिड स्टेट में होगा। ये एक पदार्थ है, और पदार्थ की ठोस अवस्था में हमें पेन देखने को मिल रहा है, क्लियर है। सो व्हाट इज सॉलिड, द पार्टिकल्स are held very close to each other in an orderly fashion and there is not much freedom of movement। समझ रहे हैं, जिसे यहाँ पर दिखाया गया है कि कण जो है वो क्लोजली पैक्ड है, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास है, इस वजह से फ्री मूवमेंट नहीं हो रहा है। पार्टिकल्स, उनके बीच में स्थान ही नहीं है ना, जब स्थान नहीं है तो मूव कैसे करेगा पार्टिकल, वो मूव ही नहीं कर पा रहा है, तो इस प्रकार से वो आपस में जुड़े हुए हैं। और क्या क्या है, सॉलिड हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप, ठीक है ना, उसका आकार और आयतन जो है वो दोनों निश्चित है। इसके अलावा हमने किसकी बात की थी, कंप्रेसिबिलिटी की बात की थी, जो कैसी है, नेग्लिजिबल है, और साथ ही साथ रिजिडिटी इसमें है, आप कहेंगे फ्लूडिटी, और आपका फ्लूडिटी जैसी प्रॉपर्टी इसमें आपको देखने की नहीं मिलेगी, ठीक है। सेकेंड है आपका लिक्विड, आपके पास जो वाटर बॉटल है उसमें जो वाटर है, पानी जो उसमें भरा हुआ है, मैं कह रही हूँ कि वो द्रव अवस्था में है। द्रव अवस्था क्या होती है, वो पानी को आपने बॉटल में रखा है, उसने उस बोतल का आकार ले रखा है, आपने उसको निकाल के ग्लास में रख लिया, उस पानी ने ग्लास का आकार ले लिया, आपने उसको निकाल के फिर दोबारा बीकर में डाल दिया है, उसने बीकर का आकार ले लिया है। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि वो 250 ml वाटर था, उस 250 ml वाटर को आपने जब ग्लास में ट्रांसफर किया तब भी उसने ग्लास का 250 ml जो पोर्शन था, वॉल्यूम था, वो कवर किया। देन जब आपने उसको बीकर में ट्रांसफर किया तो उसने बीकर का भी 250 ml ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, यानी कि आकार तो उसका अनिश्चित था, लेकिन जब आयतन की बात आई तो आयतन कैसा हो गया, आयतन यहाँ पर निश्चित हो गया। ये क्या है, ये द्रवों का गुण है। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा इनमें बहने का गुण पाया जाता है, पानी बहता है, और कैसे बहता है, ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल की ओर बहता है, ठीक है ना।
तरलता का गुण द्रव में देखा जाता है, और इसके अलावा जब हम पानी में हाथ डालते हैं तो हमारा हाथ भी अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि आकर्षण का बल अब कमजोर हो गया है ठोसों की तुलना में, और जो रिक्त स्थान है वो थोड़ा अधिक हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से द्रवों में ये सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। सो लिक्विड, इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट कैन मूव अराउंड। ठीक है, यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होंगे, लेकिन वो मूव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पार्टिकल्स जो हैं वो इसकी अपेक्षा या इसकी तुलना में क्या है, थोड़ा दूर दूर है। ये तो एकदम क्लोजली पैक था, लेकिन यहाँ दूर दूर हो गए कण, और आप क्या कह रहे हो कि अब वो फ्री हैं मूव करने के लिए। इसके अलावा क्या कहते हैं कि लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, उनका आयतन निश्चित है लेकिन नॉट डेफिनेट शेप। ठीक है, नो डेफिनेट शेप आप बोल सकते हैं, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का निश्चित आकार नहीं होता है। जिस भी कंटेनर या जिस भी बर्तन में डाले जाएंगे उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, अभी थर्ड जो आपकी फिजिकल स्टेट आएगी फिजिकल क्लासिफिकेशन में, वो क्या होती है, वो गैस है। और गैस में क्या होगा, आकार आयतन दोनों ही अनिश्चित हैं। जिस भी कंटेनर में डाले जाते हैं उसका पूरा वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करते हैं, पूरा स्थान घेरते हैं, और साथ ही पूरा उसको फिल करते हैं। ठीक है ना, आकार आयतन अनिश्चित। अंतरा आणविक आकर्षण बल जो है वो दुर्बल प्रकृति का है, यानी कि कणों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो इन सभी अवस्थाओं में सबसे कम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जब आप स्थान की बात करोगे कणों के बीच में तो वो यहाँ पर सबसे अधिक होता है तीनों अवस्थाओं में। इसीलिए हम हवा में इजीली हैंड को मूव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हवा जो है ये गैस है, गैसेस स्टेट है आप बोल सकते हो, अलग अलग गैसेस हैं यहाँ पर, और उनके कण जो हैं वो बहुत दूर दूर हैं। आकर्षण का बल बहुत कमजोर है, इसलिए हम इजीली वो आकर्षण का बल तोड़ भी पा रहे हैं, और स्थान अधिक होने की वजह से फ्रीली हैंड को मूव भी कर पा रहे हैं। और आप बोलते हैं कि इनके जो कण होते हैं इनकी एंट्रोपी या इनमें रैंडमनेस बहुत ज्यादा होती है, यानी कि जो पार्टिकल होगा वो बहुत ज्यादा मूव करता रहता है। ठीक है, सो इन गैसेस the particles are far apart as compared to those present in solid और liquid से। ठीक है, ठोस और द्रव की तुलना में, यहाँ पर देखें ठोस और द्रव की तुलना में गैस में जो कण हैं ये बहुत दूर दूर स्थित है, यानी यहाँ पर जो अंतरा आणविक स्थान आ रहा है बीच में वो कैसा है, बहुत अधिक मिल रहा है। एंड देयर मूवमेंट इज इजी एंड फास्ट। ठीक है, और इस वजह से इन कणों का मूवमेंट कैसा हो जाता है, इजी हो जाता है, आसान हो जाता है, और फास्ट यानी कि बहुत तीव्र गति से ये लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं कण। ओके, तो ये आपकी तीन अवस्थाएं हो गई। फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने देखा मैटर का, यानी भौतिक वर्गीकरण, ठोस द्रव और गैस, तीन अवस्थाओं की बात की जो आपने छोटी क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम आगे केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ओके, चलिए। चलिए, तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गई आपकी। नाउ सेकंड है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, आप केमिकली क्लासिफाई करेंगे मैटर को, यानी कि अब पदार्थ के अंदर देखेंगे कि वो किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि कितने प्रकार के कण वहां पर हो सकते हैं और किस तरह से वो एक दूसरे से संबंधित हैं या किस तरह से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, सो केमिकल क्लासिफिकेशन में बेसिकली दो टाइप के आपके मैटर या पदार्थ आएंगे। एक जिनमें एक ही प्रकार के कण होंगे जिनको आप शुद्ध पदार्थ कहेंगे, और दूसरा जिनमें एक पदार्थ के अलावा दूसरे पदार्थ के भी कण होंगे जिनको आप मिश्रण या मिक्सचर कहेंगे। ठीक है ना, क्या बोला मैंने, केमिकल क्लासिफिकेशन में आप पदार्थ को दो तरह से देखोगे। एक जो पदार्थ आपका एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि सारे जो कण है वो आइडेंटिकल है नेचर में, तो वो आपका प्योर सब्सटेंस हो गया। और दूसरा
कि एक प्रकार के कण हैं, फिर कुछ दूसरे प्रकार के कण हैं, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के कण आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका मिश्रण हो जाएगा, यानी कि मिक्सचर जिसे आप कहते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की, यानी कि शुद्ध पदार्थ जिन्हें आप कहते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, शुद्ध पदार्थ आपका ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बन रहे हैं, यानी सारे जो कण होंगे वो कैसे होंगे, आपका आइडेंटिकल होंगे नेचर में। आइडेंटिकल समझते हैं, एक दूसरे के समान होंगे। ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस में देखिए, जैसे हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, आपका सपोज ये कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है, तो इसमें सारे जो इसके कण हैं वो एक समान आपको दिख रहे हैं। क्लियर है। यही आपका शुद्ध पदार्थ कहता है। इसमें भी आपको एक ही प्रकार के सारे कण दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप शुद्ध पदार्थ को क्या करते हैं, समझते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या है। अ प्योर सब्सटेंस may be defined as a single substance or matter which cannot be separated by simple physical methods. Okay? आप प्योर सब्सटेंस को इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ये एक ऐसे प्रकार का पदार्थ है जिसको सिंपल फिजिकल मेथड, यानी कि जो साधारण आपके भौतिक विधियां हैं उनके द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। या आप क्या बोल सकते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो एक ही टाइप के पार्टिकल या एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं। अब वो कण डिपेंड करता है, अगर एलिमेंट की बात हो रही है तो हम परमाणु बोलते हैं, और कंपाउंड की बात हो रही है तो हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। क्लियर है। तो इतना आपका ये क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गया। जल्दी से इसे नोट करेंगे। देन प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ओके। प्योर सब्सटेंस की फिर दो कैटेगरी बनेंगी, जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया था। प्योर सब्सटेंस, फिर उसको दो तरह से क्लासिफाई करेंगे, एक एलिमेंट्स आएंगे और दूसरा आपका कंपाउंड आएंगे, यानी कि एक आपका क्या हो गया, तत्व, और दूसरा क्या हो गया, यौगिक। क्लियर है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए, नाउ व्हाट इज एलिमेंट एंड व्हाट इज कंपाउंड। एलिमेंट क्या है आपका और कंपाउंड क्या है। ठीक है। जब भी आप एलिमेंट की बात करेंगे तो एलिमेंट आपका वन टाइप ऑफ पार्टिकल या एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, और वो पार्टिकल आपका क्या होगा, एटम होगा। ठीक है, यानी परमाणु होगा। परमाणु से मिलकर, ये एक समान परमाणुओं से मिलकर के आपका क्या बनता है, एलिमेंट बनता है या तत्व बनता है। तत्व को आप फर्दर क्लासिफाई करते हैं और आप क्या कहते हैं कि तत्व तीन प्रकार से विभाजित हो जाते हैं। एक आपका आता है धातु, दूसरा आता है अधातु, और तीसरा क्या आता है, उपधातु आता है। ठीक है। तो बेसिकली हमने प्योर सब्सटेंस की बात की। प्योर सब्सटेंस में हमने क्या बोला कि एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होंगे, उसमें हमने फिर फर्दर उसको क्लासिफाई किया। हमने एलिमेंट की बात की और हमने कहा कि यहाँ पर सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे, यानी आपका आइडेंटिकल एटम्स पाए जाएंगे एक एलिमेंट में, और ये क्या है, ये पदार्थ का एक प्रकार है। क्लियर है। सो एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। ठीक है। ऐसा आपका तत्व जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बन रहा है, जिसे आप तत्व कह रहे हैं, these particles में बी एटम्स। ओके। ये पार्टिकल्स यानी ये कण आपके क्या होंगे, हो सकते हैं परमाणु, हो सकते हैं, ऑब्वियसली परमाणु ही होंगे वो। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम आपका सोडियम के ही परमाणुओं से मिलकर के बन रहा है। कॉपर की बात कर रहे हैं, सिल्वर, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आपका सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्गन हो गया। सभी जो तत्व हैं आपके, वो आपके उन्हीं के एटम से मिलकर के बन रहे हैं। यानी अगर सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम में सिर्फ सोडियम के ही एटम है जिनका कि सबका आपका परमाणु का क्रमांक हो गया, परमाणु द्रव्यमान संख्या हो गया। ठीक है। परमाणु का की संरचना हो गई, वो सारी कैसी होगी, आइडेंटिकल होगी, यानी कि एक समान होगी। जैसे यहाँ पर हीलियम की बात कर रहे हैं तो हीलियम में हीलियम के ही परमाणु पाए जाएंगे। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के ही परमाणु पाए जाएंगे, वो ऑक्सीजन के ही परमाणु या उन कणों से मिलकर के बन रहा है, इसलिए वो शुद्ध पदार्थ है। क्योंकि वो परमाणु से मिलकर के बन रहा है इसलिए वो तत्व की श्रेणी में आ रहा है। क्लियर है। दे ऑल कंटेन एटम्स ऑफ वन टाइप
ओके, हाउएवर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन नेचर, ठीक है। हीलियम का अपना अलग नेचर है, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं उसका अपना अलग नेचर है, ठीक है ना। तो किसी भी तत्व को, एक तत्व की बात कर रहे हैं उसके अंदर के सारे परमाणु आइडेंटिकल हैं, लेकिन जब आप एक तत्व को दूसरे तत्व से कंपेयर करेंगे तो दोनों तत्वों के परमाणुओं में क्या देखने को मिलेगी, भिन्नता देखने को मिलेगी। ओके, सम एलिमेंट्स सच एज सोडियम or copper contains single atom held together as their constituent particles, whereas in some others two or more atom combine to give molecule of the element। आप क्या देखते हैं, कहीं कहीं पर आपको कुछ तत्व सिंगल सिर्फ अल्फाबेट में लिखे हुए मिलते हैं, सिर्फ Na लिखा हुआ मिलेगा, क्लियर है। लेकिन ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वो O2 में आपको मिलता है, यानी एटम एटम जुड़ करके वहां क्या बना रहा है, वहां पर मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहा है। Thus hydrogen, nitrogen and oxygen gases consist of molecules in which two atoms combine to give the respective molecule of the element। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ तत्व आपको सिंगल स्टेज में मिलेंगे आपको, जैसे आपने सोडियम की बात की, यहाँ पर कॉपर की बात की, लेकिन कुछ तत्व जैसे आप N2 की बात करते हैं, O2 की बात करते हैं, H2 की बात करते हैं, तो ये आपको मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलते हैं, जहां पर आपको दो दो जो आपके परमाणु हैं वो एक साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार से आज के सेशन में बच्चों हमने क्या क्या सीखा। आज के सेशन में हमने एक तो क्लासिफाई किया मैटर को, पूरी फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने तीनों फिजिकल स्टेट्स पढ़ी उसकी। देन हमने केमिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, जहां पर हमने प्योर सब्सटेंस को पढ़ा और उसमें हमने एलिमेंट को पढ़ा। होमवर्क में आपको कंपाउंड को बहुत अच्छे से पढ़ के आना है और मिक्सचर को बहुत अच्छे से पढ़ के आना है। ओके, आने वाले सेशन में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।